हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षतिका फॉर एग्जाम स्टडीज करेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि है क्लास 8 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर 4। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, एग्रीकल्चर को। पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फार्म सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आउटलाइन देखा था एग्रीकल्चर के बारे में। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 का आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन से। और आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन से भी जरूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपका ये जो पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हम लोग जानने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, जैसे कि मिक्स फार्मिंग क्या है, कमर्शियल फार्मिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षतिका एग्जाम स्टडीज करेंट को, तो जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षतिका एग्जाम स्टडीज करेंट को, आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन दी जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले तो आ गया जियोग्राफिकल आपका कंडीशन, कि क्लाइमेट कैसा है, टेरेन कैसा है और फिर सॉइल कैसा है, तो वो सब आपका जियोग्राफिकल कंडीशन हो गया फार्मिंग जिसके ऊपर सबसे पहला चीज। उसका डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, अगर कोई जगह में राइस अगर हम लोग सोच रहे कल्टीवेट कर देंगे, तो क्या वहां पे जो डिमांड है राइस का, अगर डिमांड नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है प्रोड्यूस करने का, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसा टेक्नोलॉजी है उस जगह पे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का फार्मिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो हम लोग इसको दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। कौन कौन है वो देखिए आगे। पहला तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत ही क्या है, पहली बात तो सब्सिस्टेंस नाम से पता चल रहा है कि मतलब सिर्फ फुलफिल करने के लिए नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है वो सिर्फ नीड को पूरा करने के लिए होता है फार्मर्स के फैमिली को। और ये जो होता है वो बहुत ही लो स्केल में किया जाता है और बहुत ही स्मॉल आउटपुट के लिए किया जाता है, मतलब छोटे से जगह में और छोटा ही आउटपुट के लिए। मतलब ऐसा कुछ कमर्शियली क्या बोलते हैं मोटिव नहीं रहता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने का। और इसमें क्या होता है, लो एंड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, मतलब बुल्लक से ही प्लाव किया जाता है, हाथ से ही ज़्यादातर जो लेबर होता है वो मैनुअल होता है, खुद से किया जाता है, मशीन्स का यूज़ नहीं किया जाता है। और जो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, इसको भी हम लोग फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन से वो आगे देखिए। पहला आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है देखिए। फार्मर्स यूज सिंपल टूल्स यूज किया जाता है, स्पेड्स, प्लाउज, मैनुअल लेबर टू कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो छोटे से लैंड को कल्टीवेट करने के लिए सिंपल टूल्स यूज किया जाता है, जैसे प्लाव हो गया, स्पीड हो गया और मैनुअल लेबर यूज किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस इन एरियाज हैविंग फर्टाइल सॉइल रिसीविंग प्लेंटी ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे जगहों पे किया जाता है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है और प्लेंटी ऑफ सनलाइट अवेलेबल हो, वैसे जगह में किया जाता है ज़्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में और मानसून रीजन्स में, जैसे साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो इन जगहों में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। और उसके बाद क्या पॉइंट है? प्रैक्टिस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी इसे किया जाता है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के। और राइस जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेन क्रॉप होता है इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली उगाया जाता है राइस इसमें। और वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये अलग अलग और भी इस तरह के चीज़ें हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं जो कि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल एंड मेनली टू फुलफिल फार्मर्स पर्सनल नीड। तो ये जो फार्मर का जो है ना, पहले ही बताया मैंने कि फार्मर का सिर्फ नीड पूरा करने के लिए होता है, मतलब इसका कमर्शियली प्रॉफिट उठाने का कोई मोटिव नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉल स्केल में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप पहले कि इसी तरह बहुत ही छोटा लैंड में किया जा रहा है, और यहाँ पे जो लेबर होता है वो भी मैनुअल लेबर होता है, लो एंड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है और छोटे स्केल में होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग। अब प्रिमिटिव फार्मिंग इंक्लूड क्या करता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। और इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एंशियर्ड अपना ट्रेडिशनल, और इसमें कम्युनिटी और फैमिली का लेबर यूज़ किया जाता है इस टाइप ऑफ फार्मिंग में। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब अच्छा, ये इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का क्या बोलते हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्यों बोलता है ये देखिए पहले आप,
पहले तो पेड़ जो रहते हैं, फॉरेस्ट रहता है, उसको पूरा पूरा क्लियर किया जाता है, स्लैश करके काट दिया जाता है, इसलिए स्लैश, और उसके बाद जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। तो इसी तरह इसका नाम पड़ा है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। और अब इसमें होता क्या है, पहले तो काट दिया जाता है पेड़ों को, उसके बाद बर्न कर दिया जाता है ट्रीज को, और उसके बाद जो ऐश होता है ना उसका, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है सॉइल के साथ, कि वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। और फर्टाइल होने के बाद उसमें क्रॉप्स को उगाया जाता है, और जैसे ही उसके बाद क्रॉप्स उगाते उगाते जब उसका फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाता है, तब उस जगह को छोड़ के दूसरे इसी तरह प्लॉट में जाया जाता है। बट इसका बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है, डिफॉरेस्टेशन होता है इससे, तो बहुत सारा क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट चेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो, फॉरेस्ट में, मतलब फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल पड़ता है, तो इस मानसून वाले इलाका में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस इन द डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फिर साउथ ईस्ट एशिया में, ट्रॉपिकल अफ्रीका इस जगह में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, फिर अमेजॉन बेसिन में भी। क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर मेज, यैम, पोटैटोज, कैसेवा। तो ये सब तो आपको पता ही, कैसेवा और यैम कैसा होता है, ये यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, ये यैम है और ये है कैसेवा। तो ये थोड़ा सा स्वीट पोटैटो टाइप का लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट भी किया गया है इसे, कि ये थोड़ा सा अलग रहता है, और ये कैसेवा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, मैंने जो बोला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बोला जाता है, इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है, झूम कल्टीवेशन बोला जाता है। मेक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है, ब्राज़ील में इसको रोका बोला जाता है, मलेशिया में इसको लडांग बोला जाता है। तो आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा। नोमैडिक हर्डिंग के ऊपर बढ़ते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज वेयर herdsmen मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर fodder, वाटर along डिफाइंड रूट्स। तो अब ये नोमैडिक हर्डिंग किया है। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फॉर्डर के लिए, वाटर के लिए, और डिफाइंड रोड्स में जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो प्रैक्टिस किया जाता है वो सेमी एरिड और एरिड एरियाज में, मतलब ड्राई एरिया, जैसे राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया, तो इन जगहों पे किया जाता है जहाँ की मतलब रेनफॉल उतना सफिशियंट नहीं होता या कम होता है, ड्राई इलाका में, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस टाइप ऑफ मूव अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन, मतलब जो जियोग्राफिकल कंडीशन होता है, क्लाइमेट चेंज के चलते बेसिकली ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होता है। और इसमें जो कौन कौन से कैटल्स जनरली होते हैं, शीप होता है, गॉट होता है, कैमल होता है, याक होता है, और ये लोग को क्यों रियर किया जाता है, कि प्रोवाइड करे वो लोग मिल्क, मीट और ऊन, ठीक है। आई थिंक ये भी अब क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षर दिखाकर एग्जाम स्टडीज करंट को, तो जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षर दिखाकर एग्जाम स्टडीज करंट को, आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। अब कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है, इसका कमर्शियल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कमर्शियली इसको किया जाता है, और ये इन्वॉल्व क्या करता है, लार्जर स्केल, मतलब जो था सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इसमें डिफरेंस सीधा पता चल रहा होगा, वो स्मॉल स्केल में किया जाता है, ये लार्ज स्केल में किया जाता है। उसमें कम प्रोड्यूस होता है, इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद इसमें मिनिमल मैनुअल लेबर था, उसमें मैक्सिमम मैनुअल लेबर था, और इसमें मशीन्स का ज़्यादातर काम किया जाता है। और फिर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, यहाँ पे क्रॉप्स को भी उगाया जाता है इस टाइप ऑफ फार्मिंग, और एनिमल्स को भी रियर किया जाता है कि सेल किया जाए मार्केट में। फिर डेवलप्ड नेशन में बेसिकली ये कमर्शियल फार्मिंग यूज किया जाता है। उसके बाद इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखिए एक एक करके ये है क्या, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर्स के द्वारा बेसिकली किया जाता है, और बहुत ही लार्ज स्केल में किया जाता है ये कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, ये कल्टीवेशन है क्रॉप्स फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए है, और क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, और मतलब मार्केट में सेल करेंगे, कमर्शियली प्रॉफिट के लिए है। मोटिव इसका कमर्शियली रहता है कि पैसा है कमर्शियली, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस प्रैक्टिस इन द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अब चलिए एक और क्वेश्चन, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, नाम क्या है उस ग्रासलैंड का, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसलिए इन जगहों में किया जाता है ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और जो मेन क्रॉप है उसका वो क्या है, वीट और मेज है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग इज वेयर द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोइंग फूड भी किया जाता है, फॉडर क्रॉप्स और रियरिंग लाइफ स्टॉक, मतलब यहाँ एक साथ मिक्स्ड कल्टीवेशन। यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्रॉप्स भी उगाया जा रहा है, यहाँ पे फॉडर भी उगाया जा रहा है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एनिमल्स को रियर भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पे दोनों चीज एक साथ की जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है यूरोप में, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। और फार्मर्स क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं फूड क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, फॉडर क्रॉप्स, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, फॉडर क्रॉप्स लाइक बार्ली एंड ग्रास। तो ये इन सब चीज़ों को कल्टीवेट किया जाता है और उसके बाद बेचा जाता है, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, इज वेयर लार्ज फार्म्स और इस्टेट्स ग्रो अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी,
कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन फॉर कमर्शियल पर्पस। अब कमर्शियल पर्पस के लिए, और इसमें सालों भर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जाता है। जहाँ टी उगाया जा रहा है वहाँ पूरा सालों भर टी उगाया जा रहा है, जहाँ शुगर केन उगाया जा रहा है वहाँ सालों भर शुगर केन। तो इस तरह यहाँ पे रहता है, और बड़े बड़े फार्म्स में किया जाता है, बड़े बड़े जगह पे किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेबर को इसका रिक्वायरमेंट होता है। फिर बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, किसमें बिल्डिंग एंड एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, बहुत ही बड़ा इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लगता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इसको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होते हैं, तो इसलिए जहाँ पे क्लाइमेट सुटेबल होता है वहीं पे किया जाता है। फिर इस तरह का जो प्लांटेशन है वो लाइक टी लीव्स, उसके बाद पहले इसको लिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस ज़रूर इसमें प्रोसेस भी करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद इसको सेल किया जाता है मार्केट में। और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये कहाँ, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड लाइक इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया एंड ब्राज़ील। तो इन जगहों में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे टी फार्मिंग, टी का प्लांटेशन हो रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल में होता है और बहुत ही ज़्यादा लेबर का ज़रूरत होता है। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वेट क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी मेजर क्रॉप्स, कि किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस जरूरत है कुछ के लिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को, और किस तरह हम लोगों ने बांटा है क्रॉप्स को अकॉर्डिंग टू यूजेस, और सीजन वाइज भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि राबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, फिर बेवरेज क्रॉप्स, और अलग अलग तरह के क्रॉप्स को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।